हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के डे 38 की शुरुआत। हम अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, मतलब हमारा जो फ्लूइड था वो रेस्ट पर था और रेस्ट पर हम उसके बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं वो सब कुछ हमने जानने की कोशिश करी थी। आज हमारा फ्लूइड जो है वो अपना असली काम करेगा, मतलब फ्लो करेगा। तो एक आइडियल फ्लूइड के फ्लो को कौन कौन से रूल्स गवर्न करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस इसके ऊपर बेस्ड हैं, विस्कोसिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक होंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, कंप्लीट डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, विस्कोसिटी की जो लॉज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। राइट, हमारी इस सीरीज़ का टारगेट है आपका फिज़िक्स का डर दूर करना, क्योंकि एक बार आपका फिज़िक्स का डर दूर हो गया तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, भले वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो इस सीरीज़ को आपको किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है ये आपका काम है। कंटेंट वाइज आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बट मेरा मकसद अलग है, मेरा मकसद है फिज़िक्स का जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है उसको रिमूव करना। चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जिस फ्लूइड के फ्लो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखो फिज़िक्स के अंदर क्या होता है कि हम जितने भी लॉज वगैरह बनाते हैं वो एक सिंपलिस्टिक मॉडल के लिए होते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व करते चले जाते हैं। राइट, सो यहाँ पर भी हम लोग पहले आइडियल फ्लूइड को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसके आइडियल फ्लो की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग फिर लॉज के बारे में बात करेंगे। राइट, तो हम सबसे पहले अगर बात करें आइडियल फ्लूइड के बारे में तो कौन होगा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस का मतलब है कि देयर इज नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज बेसिकली फ्रिक्शन इन केस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो कोई डिसिपेटिव इफेक्ट्स नहीं है। साथ ही साथ में आपका फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब आप जितना मर्जी चाहे प्रेशर अप्लाई कर लो बट आप उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। मास कंजर्वेशन का लॉ आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। एंड आइडियल फ्लो जो है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टेडी फ्लो होता है एंड इररोटेशनल होता है। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होगा अभी अपन डिटेल में जानेंगे, बट इररोटेशनल का मतलब है कि आपकी जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब फ्लो कर रहा है फ्लूइड तो केवल और केवल ट्रांसलेट कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे। तो उनकी जो भी एनर्जी है वो केवल और केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। देयर इज नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लो क्या होता है, हमने जान लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो स्टेडी फ्लो है जो कि होना ज़रूरी है आइडियल फ्लो होने के लिए, इसका मतलब होता क्या है। इसको स्ट्रीमलाइंड फ्लो भी कहा जाता है। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग पार्टिकल इज कांस्टेंट इन टाइम। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपका ये वाला पॉइंट है, तो अब इस पॉइंट से जब भी कोई पार्टिकल गुजरेगा ना तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे आपने कह दिया कि ये वाला पॉइंट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड वाला पॉइंट है, तो जो भी पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा ना, पहले क्या वेलोसिटी थी पता नहीं, बाद में क्या होने वाली है पता नहीं, बट इस पॉइंट पर जब कोई भी पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि हर पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल की मोशन को क्या कर रहा होता है, आंख बंद करके फॉलो कर रहा होता है। और यहाँ पर द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पर जैसे मैंने उस फ्लो के दौरान एक स्ट्रीम लाइन जो बनती है उसको शो किया है। स्ट्रीम लाइन हमें क्या क्या बता देती है, आप स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो आपको स्ट्रीम लाइन बता देगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आप 12th के अंदर पढ़ोगे उनका भी सेम टाइम होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो फील्ड को शो करती है, यहाँ पर ये फ्लो को शो कर रही है। राइट, दूसरा काम क्या होता है कि जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के पास पास होती है, यानी कि वहाँ पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है फ्लो की वो ज़्यादा है, और जहाँ पर दूर दूर होती है इसका मतलब वहाँ पर वेलोसिटी कम है।
कभी भी दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर पार्टिकल के पास में दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी के आप ऑप्शन रख दोगे, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक पार्टिकल एक टाइम पर एक जगह पर एक ही वेलोसिटी से मूव कर सकता है। और अगर आप तुम खूब सारे स्ट्रीमलाइंस को एक साथ शो करते हो, मतलब एक साथ बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस को तुम एज अ कलेक्शन शो करते हो, तो उसको बोला जाता है ट्यूब ऑफ फ्लो। तो जब भी आप ट्यूब ऑफ फ्लो शो करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए नज़र नहीं आएगी। तो हम लोग एक ऐसे फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, जो कि स्टेडी फ्लो है। अब आई होप आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा कि स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है। अब आप पूछोगे सर अगर कोई फ्लो स्टेडी फ्लो नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको बोला जाता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। देखो, अच्छा पहले लेमिनार फ्लो के बारे में जान लो। ये भी एक तरीके का आइडियल फ्लो ही है। इसमें क्या होता है कि जब आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, बह रहा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर खूब सारी लेयर्स बनी हुई है और हर लेयर जो है वो अपने से नीचे वाली लेयर के ऊपर स्लाइड करना चाह रही है। जैसे अपन शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस किया करते थे ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर, तो वैसे हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा लिक्विड है और हम ऊपर वाले पार्ट पर एक शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस सॉलिड क्या करता है, उस शेयर स्ट्रेस को अपोज करता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। मैंने बताया ना फ्लूइड्स कभी भी शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाते, वो फिर फ्लो करने लगते हैं। तो लेमिनार फ्लो किसे कहेंगे? लेमिना का मतलब होता है शीट्स, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खूब सारी लेमिना है, खूब सारी प्लेन शीट्स हैं और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रही है जब एक फ्लूइड आपको फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लोअर फ्लो स्पीड्स। अच्छा, लोअर स्पीड होगी ना, जैसे आप नल को हल्का सा खोलोगे तो आपको बिल्कुल मुलायम सी धार बहते हुए निकलेगी, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और एकदम से तेज खोल दोगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो फिर ग्रर करके पानी निकलने लगता है और आप देखते हो कि कोई पार्टिकल किधर भाग रहा होता है, कोई किधर भाग रहा होता है, कोई किधर भाग रहा होता है, कोई किधर भाग रहा होता है। तो इस तरीके के फ्लो को अपन बोलते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। सो स्टेडी फ्लो जो होता है वो हमेशा लोअर स्पीड्स के ऊपर आपको मिलेगा। जैसे ही आप एक लिमिटिंग वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड पे ले जाओगे किसी फ्लूइड के फ्लो को, तो फिर वो क्या हो जाएगा? टर्ब्यूलेंट हो जाएगा। फिर आपको कोई स्ट्रीमलाइंस वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल रैंडम मोशन आपको दिखाई देगी। और लेमिनार फ्लो के बारे में मैंने बता ही दिया। तो ये आपका लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल है और ये आपका टर्ब्यूलर फ्लो का एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोग जो लॉज पढ़ने वाले हैं ना आने वाले टाइम पर, वो किसके लिए होंगे? वो आइदर लेमिनार फ्लो के लिए होंगे, स्टेडी फ्लो के लिए होंगे। और हमेशा हमारा फ्लूइड जो होगा वो आइडियल फ्लूइड होगा until unless it is not specified, राइट। चलो, सबसे पहला लॉ जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी कह सकते हो, क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल है इसका मतलब आपका वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। कैसे? जैसे मान लो कि ये आपका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी वैल्यू है A1, मतलब ट्यूब का एरिया ज़्यादा है और यहाँ से आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। डेल्टा टी टाइम बाद में देखोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पर जो लेयर थी वो V1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। सिमिलरली यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, सपोज करो A2 है, तो डेल्टा टी टाइम में देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी V2 है, तो कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ चुकी होगी ये लेयर? V2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी टाइम आगे बढ़ चुकी होगी। मतलब इस लेयर ने कितना वॉल्यूम क्रॉस कर लिया वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर इस वाली लेयर ने कितना वॉल्यूम क्रॉस कर लिया वो भी हम निकाल सकते हैं। A2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? V2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका या तो तुम कह सकते हो वॉल्यूम इक्वल होगा या फिर तुम ये कह सकते हो कि आपका मास इक्वल होगा। मास का मतलब होता है सिंपली डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो m1 जो हो जाएगा वो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम और m2 हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। या तो वॉल्यूम्स को इक्वल कर दो या डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मासेस को इक्वल कर दो। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, आपके दोनों मासेस, जितना मास एंटर कर रहा है उतना का उतना ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिबल तो है नहीं, दब के तो रहेगा नहीं आपका फ्लूइड, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे रो और डेल्टा टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि
A1 A2 V2 के इक्वल होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इसको अपन फ्लो रेट भी बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, जिसको अपन फ्लो रेट भी कहते हैं। ये हमेशा आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फ्लो की वेलोसिटी है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आपने खुद ने इसको कई बार यूज़ किया होगा। आप जब पाइप को हाथ में पकड़ते हो और उसमें से पानी निकल रहा होता है और आपको मस्ती करनी होती है अपने दोस्तों के साथ में, दूर खड़े हुए दोस्त तक उस पानी को पहुंचाना होता है, तो तुम पाइप को क्या कर लेते हो? आगे से दबा लेते हो। इसका मतलब तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, और जैसे तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो आपका पानी जो है वो दूर तक जाने लग गया। तो यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। तो अभी तो यहाँ पर आप फ्लूइड के फ्लो के लिए पढ़ रहे हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में, और जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर तो वहाँ पर आप सेम चीज़ करंट के बारे में पढ़ोगे, राइट। तो फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिलेट होते हुए नज़र आती है एक दूसरे से। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ विच वी आर गोइंग टू यूज़ हैवीली इन न्यूमेरिकल्स एज वेल एज इन डेली लाइफ। दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। नाम पे मत जाना, साइंटिस्ट का नाम है, इतना टेक्निकल टर्म नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अभी तक तो हमने जिस ट्यूब के बारे में बात करी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, वहाँ पर हम लोग ना तो प्रेशर को वेरी कर रहे थे, हम लोग मान रहे थे प्रेशर थ्रू आउट सेम है, ना ही हम हाइट को वेरी कर रहे थे। अब अपन सारी चीज़ें वेरी कर देते हैं। हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा है, जैसे इस वाले पोर्शन पर प्रेशर P1 है और यहाँ वाले पोर्शन पर प्रेशर P2 है। ये पूरा फ्लो है, हमने उसका एक सेगमेंट उठाया है। यहाँ पर पता चले आप ये पूछो कि सर यहाँ पे पानी आ कहाँ से रहा है और यहाँ पे फाइनली जा कहाँ पे रहा है। पूरा एक फ्लो है, उसका हमने एक सेगमेंट उठाया। सो इधर रेस्ट ऑफ द लिक्विड की वजह से P1 प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और इधर रेस्ट ऑफ द लिक्विड की वजह से P2 प्रेशर लग रहे हैं। अब ये जो एरोज में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये प्रेशर की डायरेक्शन नहीं शो करती, प्रेशर की वजह से लगने वाले नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। तो अगर आपका फ्लूइड इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना फोर्स इधर की तरफ धकेल रहे हैं और यहाँ पे इतना फोर्स P2 मल्टीप्लाइड बाय A2 इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वाला जो लिक्विड है भाई, जैसे मान लो आप किसी लाइन के अंदर खड़े हो, आपके पीछे जो खड़ा है वो आदमी आपके ऊपर धक्का लगा रहे हैं और आपके आगे आदमी जो खड़ा है आप उसके ऊपर धक्का लगा रहे हो। तो पीछे वाला तो आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रहा है और आगे वाला आपको अपोज कर रहा है। कुछ वैसा ही काम यहाँ पे भी हो रहा है। पीछे वाला जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड है वो इस सेगमेंट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और आगे वाला जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड है वो इस सेगमेंट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है उसके द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। अब आप बोलोगे सर कितने टाइम के अंदर, लेट सपोज डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, लेयर V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इधर वेलोसिटी V1 है और इधर वेलोसिटी सपोज करो V2 है, तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर अपन प्रेशर की वजह से किए जाने वाले वर्क के बारे में बात करें तो इधर तो प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है, मतलब वर्क पॉजिटिव होगा, मतलब P1 मल्टीप्लाइड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो P1 इंटू A1 ये तो हो गया हमारा फोर्स, एंड V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क। सिमिलरली P2 मल्टीप्लाइड बाय A2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अगेन वर्क डन बाय प्रेशर। बस यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारा प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स हो गया, लगने वाला वर्क हो गया। दूसरा यहाँ पर कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आप हाइट भी तो चेंज कर रहे हो ना, तो यहाँ से आप एक सेगमेंट उठा रहे हो, मास उठा रहे हो और उसको उठा के कहाँ पर ले जा रहे हो, यहाँ पर। मैंने बताया था ना मास कंजर्व्ड रहता है, तो आप एक तरीके से सेम मास को उठा के किसी हाइट पर ले जा रहे हो। कितना मास आपने उठाया, रो मल्टीप्लाइड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। रो यहाँ पर डेंसिटी हो गई और A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी आपका वॉल्यूम हो गया। और ये वाला जो अमाउंट है और ये वाला जो अमाउंट है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि A1 V1 और A2 V2 आपस में इक्वल है और रो तो वैसे भी इक्वल है।
तो इस पे G इंटू H1 लगा दिया और यहाँ पर G इंटू H2 लगा दिया। बेसिकली हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लिया। तो ये आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। चलो, आपको पता है कि आपका जो नेट वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर अपन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा आपका मास, अभी अभी मैंने बताया था क्यों ये मास को रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम टाइम्स v2 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ रो, ये पूरा का पूरा मास हो जाएगा v1 स्क्वायर। अब ये डेरिवेशन आपकी स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है, आप तो डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये जो A2 V2 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, ये आपस में इक्वल है, तो ये कॉमन आके क्या हो जाएंगे, हर टर्म के अंदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो केवल और केवल क्या बचेगा, एक तरफ तो बचेगा P1 रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर, और दूसरी तरफ बचेगा P2 रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर। तो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है कि प्रेशर का, रो जी H का और हाफ रो V स्क्वायर का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सम है वो आपको हमेशा कांस्टेंट नज़र आ रहा है। नॉर्मली हमारा जो फ्लो होता है उसके अंदर हाइट हम लोग वेरी नहीं करते, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। अगर H1 और H2 आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो उस केस में हमारे प्रेशर और हाफ रो V स्क्वायर, इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, मतलब ये वाली टर्म बढ़ाओगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल सम आपका कंजर्व्ड रहना चाहिए, और अगर आप वेलोसिटी को कम करोगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अभी आप देखोगे इसी चीज़ के ऊपर कितनी सारी एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो एक डायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंस है बर्नौलीज इक्वेशन का, बर्नौलीज थ्योरम का, वो ये है कि जहाँ पर फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ पर फ्लो की वेलोसिटी कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग ट्रेन्स जो होती है ना, उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उनके ज़्यादा पास नहीं खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने से बहुत तेज़ी से ट्रेन गुजर रही है। अच्छा, ट्रेन के साथ साथ ट्रेन के टच में जो एयर है वो भी लगभग उसी स्पीड से गुजर रही है, तो स्पीड बहुत फास्ट हो गई, मतलब प्रेशर बहुत कम हो गया। तो आपके और ट्रेन के बीच वाले पोर्शन में प्रेशर कम हो गया, आपके पीछे वाले पोर्शन में प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक धक्का लगेगा ट्रेन की तरफ, और हो सकता है कुछ हल्का फुल्का एक्सीडेंट भी हो जाए। मतलब ट्रेन से भिड़ोगे तो हल्का फुल्का नहीं होगा, राइट। इसलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग ट्रेन के पास में नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है। इसको अपन यूँ भी बोलते हैं, अगर आप पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दोगे तो P अपॉन रो जी V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H, इन तीनों का सम कांस्टेंट होगा। आप बोलोगे सर इसमें क्या फ़ायदा हुआ, तो ये जो टर्म है ना P अपॉन रो जी, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। दिस टर्म V स्क्वायर अपॉन 2G, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, एंड दिस H इट इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। तो आप यूँ कह सकते हो कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। सिमिलरली ये जो है ना, ये क्या है, P तो प्रेशर हो गया, रो जी एच क्या है, रो है M डिवाइडेड बाय V, तो बेसिकली mgh डिवाइडेड बाय V है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एंड हाफ रो V स्क्वायर क्या है, इट इज़ बेसिकली हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यूँ भी कह सकते हो कि प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम के, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। आपको तो मेन तो चीज़ जो ध्यान में रहनी चाहिए वो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। सो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इसकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, जिसको हम टॉरिसेलीज लॉ के नाम से भी जानते हैं। बड़ी आसान चीज़ है, देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या है कि हमारा एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने अप टू अ सर्टेन हाइट किसी फ्लूइड को भर रखा है, और यहाँ पर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा छेद कर दिया। अब उस छेद में से पानी बाहर निकलने लगेगा, उसी को अपन कहते हैं ई फ्लक्स। तो उसकी स्पीड कितनी होगी निकलते हुए पानी की, वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो नॉर्मली ये जो अपर लेयर है ना, यहाँ पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अगर आपका टैंक खुला है तो, और अगर आप
पिस्टन लगा के अपनी तरफ से कुछ प्रेशर लगा रहे हो तो वो प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, P है ना। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2, और यहाँ पर जो स्पीड है वो है V2। अब नॉर्मली आप देखो कि अगर इधर से बहुत कम अमाउंट के अंदर पानी बाहर निकलेगा ना, तो ये जो लेवल है ना, ये आपको बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसकी कुछ स्पीड भी है या नहीं, बट ये केवल और केवल कब पॉसिबल है, जब हमारा A2 मतलब यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इस छेद के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। सो वेन एवर A2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, जो कि हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है अगर अपन टैंकर की बात करें तो, कि टैंकर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर जो छेद हम करते हैं, जो नल अपन लगाते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होता है। तो आप यूँ कह सकते हो कि V2 विल ऑलमोस्ट बी इक्वल्स टू 0, जो लेवल की गिरने की स्पीड है वो आपको ऑलमोस्ट 0 नजर आएगी। तो आप जब बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पर तीनों टर्म्स लिखो, तो प्रेशर तो हो जाएगा P प्लस रो जी Y2, तो यहाँ से आप हाइट मेजर कर रहे हो तो कितनी हो गई आपकी Y2 हाइट हो गई, एंड प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, बट V2 तो हमने 0 माना है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर 2 ही टर्म्स आएंगी। ऐसे ही यहाँ पर लगाओ तो यहाँ पर भी प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना। हाइट इसकी रो जी Y1 हो गई, यहाँ से लेके हाइट जो है वो Y1 हो गई, एंड हाफ रो V1 स्क्वायर, तो V1 बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि हमारा जो V1 है, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल निकल के आएगा, होल अंडर रूट ऑफ रूट 2GH प्लस ट्वाइस ऑफ P माइनस PA डिवाइडेड बाय रो के इक्वल निकल के आएगा। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब मान लो कि हमारे इस वाले पोर्शन के ऊपर भी टैंकर खुला हुआ है, मतलब यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो ये वाली टर्म भी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस केस में हमारी जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आएगी वो रूट 2GH निकल के आएगी। अब रूट 2GH क्या है, ये तो बेसिकली किसी बॉल को जब अपन h हाइट से ड्रॉप करते हैं उसकी स्पीड के बराबर, और यहाँ पे h क्या है, Y2 माइनस Y1, मतलब यहाँ से इस छेद की डेप्थ है। तो एक तरीके से बॉल को आप h हाइट से गिराओ तो उसकी स्पीड भी कितनी होती है, रूट 2GH, और यहाँ पर आप टैंक को उसका जो अपर लेवल है उससे h डेप्थ पर कोई छेद कर दो तो वहाँ से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड भी कितनी होगी, रूट 2GH होगी। तो टॉरिसेली ने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था, तो इसी को अपन कहते हैं टॉरिसेलीज लॉ, राइट। कि हमारे ओपन टैंकर के अंदर अगर हम h डेप्थ पर जाकर कोई छेद करते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने वाले पानी की स्पीड उतनी ही होती है जितनी h हाइट से किसी बॉल को फ्री फॉल करवाने पर उस बॉल की स्पीड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें ये तो पता पड़ गया कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होगी, उसके बाद में जो मोशन होगी वो पैराबोलिक होगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी या टाइम कितना लगेगा, तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइम का फॉर्मूला होता है रूट ट्वाइस ऑफ हाइट, तो अब यहाँ पे हाइट क्या है, कैपिटल H माइनस H है डिवाइडेड बाय G, और रेंज क्या होता है, जो भी आपकी वेलोसिटी है V1 मल्टीप्लाइड बाय T, इन दोनों को यूज़ करके हम आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमारा रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो हो गया टाइम और ये हो गई स्पीड, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ स्मॉल h टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब देखो ये जो कैपिटल H टाइम्स स्मॉल h टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब आपके स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो, है ना। तो हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, जब स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो जाए, कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाए। भाई दो चीज़ों का सम जब कांस्टेंट होता है ना, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा तब मैक्सिमम होता है जब हर चीज़ सम के हाफ के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे टोटल हाइट हमेशा कैपिटल H रहने वाली है, छेद आप स्मॉल h पे करोगे तो रिमेनिंग हाइट हमेशा कैपिटल H माइनस h होगी, दोनों का सम हमेशा कैपिटल H आने वाला है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कब मैक्सिमम होगा, जब स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाए। और उस केस में हमारी जो मैक्सिमम रेंज है, रख के देख लो यहाँ पर स्मॉल h की जगह कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी आ जाएगी, कैपिटल H आ जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म पे पूछा जाता है बच्चों, एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल एकदम
क्लियरली आपके सामने रख दी है। सो दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। इसके ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी या अदरवाइज भी, वो सब कुछ मैंने बता दिए। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है अबाउट वेंचुरी मीटर। इसको अपन फ्लो मीटर भी कहते हैं। इस तरीके से भी शो किया जा सकता है और इस तरीके से भी शो किया जा सकता है। ज़्यादा कॉमन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक ट्यूब लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो यहाँ पर जो कॉलम होगा वहाँ पर जो लिक्विड की हाइट है वो अलग होगी और यहाँ पर जो कॉलम होगा उस लिक्विड की हाइट अलग होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही जगह ऊपर तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना। तो अब बेसिकली हाइट के अंदर डिफरेंस तब होगा जब नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और बर्नौलीज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कॉलम की हाइट तो आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि नीचे से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। ऊपर से तो दोनों ही जगह सेम है, बट यहाँ पे नीचे से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। और यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब इस कॉलम की हाइट आपकी कम होगी। तो हम वेंचुरी मीटर के अंदर जिसकी भी फ्लो रेट हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको गुजारते हैं और बेसिकली इन दोनों कॉलम्स के अंदर जो लिक्विड की हाइट्स हैं उनका डिफरेंस मेज़र कर लेते हैं। मतलब हम ये एच मेज़र कर लेते हैं कि इसके लेवल और इसके लेवल का डिफरेंस कितना है। बस हमारा काम हो गया। अब देखो कैसे हुआ। तो अगर अपन यहाँ पे बर्नौलीज़ थ्योरम यूज़ करें, दोनों सेम लेवल के ऊपर है तो वो पोटेंशियल वाली टर्म तो लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल दो ही टर्म्स होंगी। एक जगह पर प्रेशर हो जाएगा P1 और दूसरी वाली टर्म हो जाएगी हाफ रो V1 स्क्वायर। दूसरी जगह पर प्रेशर हो जाएगा P2 और दूसरी वाली टर्म हो जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर। रो GH वाली टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का ही सेंटर सेम हाइट के ऊपर है। इसका मतलब जो P1 माइनस P2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हमारी फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। यानी कि आप A1 V1 भी लिख सकते हो या A2 V2 भी लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग आपकी जो फ्लो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप A1 V1 को R के इक्वल लिखोगे तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा? R अपॉन A1। क्योंकि हमें नॉर्मली V1 और V2 नहीं पता होते, हम थोड़ी ना स्पीड मेजर करने जाएंगे। हाँ, ट्यूब हमने बनाई है तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता होता है, तो क्यों ना फाइनल फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में लिखा जाए। तो हम V1 को लिख लेंगे R डिवाइडेड बाई A1। सिमिलरली V2 को लिख लेंगे R डिवाइडेड बाई A2। ठीक है, चलो इक्वेशन के अंदर रखते हैं। तो जो P1 माइनस P2 है वो हो जाएगा हाफ रो R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे R की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ P1 माइनस P2। एलसीएम हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो टाइम्स A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो A1 A2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आपका रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये रूट 2GH कहाँ से आया? ये जो P1 माइनस P2 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? रो GH के इक्वल होती है। तो इसकी जगह आप रो GH रखोगे तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल 2GH बचेगा। और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर वो तो आपने बाहर निकाल ही लिया। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो कि वेंचुरी मीटर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें डायरेक्ट यूज़ हो सकता है। अदरवाइज तो प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूमेरिकल के अंदर ये जो हमने डेरिवेशन करी है ना ये ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो हम एटमाइज़र या जो स्प्रेयर्स हैं उनकी वर्किंग को भी बर्नौलीज़ इक्वेशन के आधार पर समझा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से पिस्टन दबाते हो, ठीक है, यानी कि बेसिकली आप यहाँ से निकलने वाली एयर को बहुत तेज़ स्पीड से बाहर निकाल रहे हो। अगर एयर बहुत तेज़ स्पीड से बाहर निकल रही है तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है नेचुरली, ठीक है ना। तो अचानक से प्रेशर ड्रॉप हो गया यहाँ पर, है ना। नॉर्मली सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम थी, अचानक से आपने ऊपर वाले पोर्शन पर प्रेशर को ड्रॉप कर दिया तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आपका लिक्विड जो है वो फ्लो करने लगेगा और वही हवा के साथ साथ किसकी फॉर्म ले लेगा? स्प्रे की फॉर्म ले लेगा। इस तरीके से आपके स्प्रेयर्स या जो एटमाइज़र्स वगैरह हैं वो काम करते हैं।
जो आपकी जो बाइक होती है ना, उसके अंदर जो कार्बोरेटर होता है उसका भी काम यही होता है। उसमें भी उसका काम क्या होता है कि उसके अंदर भी आप बहुत तेज़ स्पीड से एयर को फ्लो करवाते हो, तो उस एयर के साथ साथ जो आपका फ्यूल है जैसे पेट्रोल है वो उसके साथ क्या हो जाता है, स्प्रे की फॉर्म में मिक्स हो जाता है और बिल्कुल डिज़ायर्ड अमाउंट में बर्न होने के लिए पहुंचता है इंजन के अंदर। बहुत जगह पर ये सारी की सारी चीज़ें काम में ली जाती है, ठीक है। अगर अपन डायनेमिक लिफ्ट के बारे में बात करें, जैसे मैग्नेस इफेक्ट के बारे में बात करें, मैग्नेस इफेक्ट का मतलब है कि कोई भी बॉल जो कि मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर डायग्राम के अंदर और स्पिन भी कर रही है, तो उसका जो पाथ है ना वो आपको कर्व्ड नजर आएगा। क्यों नजर आएगा कर्व्ड? देखो इस बॉल को देखो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, साथ ही साथ में ये स्पिन भी कर रही है इस तरीके से। तो अगर आप इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर स्पिन कर रही है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, इधर की तरह होगी। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप जो इसके आसपास से एयर गुजर रही है उसको देखोगे, इसके रिलेटिव, बॉल के रिलेटिव, तो आप देखोगे कि जब दो चीज़ें आमने सामने से आती है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड्स का डिफरेंस लिया जाता है ना, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए स्पीड्स का डिफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम यही कर रहे हैं। तो अगर आप इस बॉल के रिलेटिवली देखोगे तो इधर की तरफ से जो हवाएं बह रही है, क्योंकि इस पॉइंट की खुद की स्पीड अलग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तरीके से रिलेटिव स्पीड अपर पोर्शन के अंदर ज़्यादा होगी एंड लोअर पोर्शन के अंदर कम होगी। अपर पोर्शन के अंदर ये बह रहा है इधर, ये घूम रहा है इधर, और हवा बह रही है इधर। दो चीज़ें जब आमने सामने से एक दूसरे को अप्रोच करती है तो रिलेटिव स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है ना। तो इधर देखो मैंने स्ट्रीम लाइंस को पास पास में शो किया है, मतलब यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है बॉल के रिलेटिव, और यहाँ पर मैंने स्ट्रीम लाइंस को दूर दूर शो किया है, मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो है वो कम है। अब जहाँ पर रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है मतलब वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो जो अपर पोर्शन पर प्रेशर है वो तो कम हो गया, और जो लोअर पोर्शन के ऊपर प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो है वो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो इसका पाथ सीधा ना होके कैसा नज़र आएगा आपको, इस तरीके का कर्व्ड पाथ नज़र आएगा। इसको अपन कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट। और देखो आपकी जो एरोफॉइल शेप होती है, जिसके अंदर बेसिकली जो एयरक्राफ्ट की विंग्स हैं उनको हमेशा एरोफॉइल शेप के अंदर बनाया जाता है। क्या होती है एरोफॉइल शेप? इधर से चौड़ी होती है और इधर की तरफ चले जाओगे आप तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, आप नोटिस करो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ज़्यादा रास्ता चलना पड़ रहा है और इधर आपको कम रास्ता चलना पड़ रहा है, पहुंचना सेम टाइम के अंदर ही है। इसका मतलब अपर पोर्शन पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी एंड लोअर पोर्शन पर स्पीड कम हो जाएगी। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गई वहाँ पर स्ट्रीमलाइंस पास पास आ गई, और जहाँ पर स्पीड कम हो गई वहाँ पर स्ट्रीमलाइंस दूर दूर चली गई। जहाँ पर स्पीड कम हो गई वहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर कम हो गया, और जहाँ पर स्पीड कम है वहाँ पर प्रेशर बढ़ गया। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है ना, अपर पोर्शन पे कम है और डाउन पोर्शन पे ज़्यादा है। तो एक नेट फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसको ही अपन डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, हालांकि हमें लगानी बर्नौलीज़ थ्योरम ही है। अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको वन बाय वन समझ में आ चुके होंगे। अब अपन इनको न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा तो ही हम ये फाइनली इस लेक्चर के बाद में महसूस कर पाएंगे कि यार मिरेकल सीरीज इज़ वर्किंग फॉर अस। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। नॉन विस्कस फ्लूइड दे रखा है, मतलब आइडियल फ्लूइड है। कांस्टेंट डेंसिटी रो हमें दिया हुआ है। फ्लोज इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन, आइडियल फ्लो है, यानी कि हम बर्नौलीज़ थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे क्या लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 2 पॉइंट्स P एंड Q दे रखा है। उनकी लेंथ मतलब हाइट दे रखी है 5 और 3 मीटर, डायग्राम में भी शो कर रखा है। तो यहाँ का एरिया 40 है और Q का एरिया 20 है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट P इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट Q इज़, तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और वेलोसिटीज़ पूछी गई है, तो हमें बर्नौलीज़ थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमारा काम चल जाएगा। तो अगर अपन P पर लिखें तो P पर स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर अपन Q पर लिखें तो Q पर स्पीड तो हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया कितना है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो v की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी, ये 20 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, बस हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे देखो, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज़ अ रेडियस r, one end of which has n fine holes, each of radius small r। तो ये तो आपकी इस तरीके की स्ट्रक्चर है कि इसकी रेडियस तो आपको कैपिटल R दे रखी है और इसके दूसरे पोर्शन पर आप देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे छेद हो रखे हैं इस तरीके से, है ना, और इन सारे के सारे छेदों की जो रेडियस है वो आपको स्मॉल r दे रखी है। तो यहाँ पर जो एरिया अवेलेबल होगा वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो स्पीड है वो आपको दे रखी है v। दूसरी जगह पर हर होल से निकलने वाली स्पीड v डैश ले लेते हैं और एरिया हो जाएगा n, क्योंकि n यहाँ पर होल्स हैं, टाइम्स पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी r स्क्वायर टाइम्स v डिवाइडेड बाय n टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर। यूँ भी लिख सकते हो v डिवाइडेड बाय n कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r की पावर 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आप कर लोगे। और आगे देखो, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो एक पॉइंट पर हमें स्पीड भी दे दी और एरिया भी दे दिया, है ना, प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। अज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, प्रेशर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, एंड द फ्लो इज स्टेडी, आइडियल फ्लो है, हम बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो द टैप। वैसे आपने खुद ने भी महसूस किया होगा ना कि पानी जब नल से बाहर निकलता है तो बिल्कुल कम क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो नल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उतना ही पानी की धार का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, बट जैसे जैसे पानी नीचे गिरता जाता है वैसे वैसे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता चला जाता है। वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। आप बोलोगे सर स्पीड क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। तो आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, आपको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करवानी है, 0.15 मीटर, आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप फाइनल स्पीड क्या करना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो। चलो थर्ड इक्वेशन लगेगी, फाइनल स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 0.15। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 30, तो 1 + 3 मतलब v स्क्वायर इज इक्वस टू आ जाएगा आपका 4, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी पता पड़ गई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, तो अपर पॉइंट पे तो वेलोसिटी दे रखी है 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10⁻⁻⁴, एंड लोअर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी दे रखी है 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁴। इसको अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो रिलेट कर पा रहे हो, चीज़ें विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फ्लो स्पीड्स ऑफ एयर on the lower and upper surfaces of the wing of an airplane are v and √2v respectively. The density of air is rho. सरफेस एरिया ऑफ विंग हमें दे दिया ताकि अपन फोर्स निकाल सकें। डायनेमिक लिफ्ट कितनी होगी, डायनेमिक लिफ्ट का मतलब है जो फोर्स लगेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं, तो बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था अपर पोर्शन पर स्पीड कम होती है, लोअर पोर्शन पर स्पीड ज़्यादा होती है। तो अपर पोर्शन पर प्रेशर कम होगा, तो अपर पोर्शन पर प्रेशर मान लेते हैं अपन P1 और स्पीड कितनी है v, तो ये हो जाएगा ½ रो इंटू वी स्क्वायर। लोअर पोर्शन पर हो जाएगा आपका P2 और ये हो जाएगा ½ रो √2v का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि आपका जो P1 - P2 है, जहाँ पर स्पीड कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा।
सॉरी मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, लोअर पोर्शन पर स्पीड कम होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और अपर पोर्शन पर स्पीड ज़्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, ठीक है ना, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। तो यहाँ पे जो P1 माइनस P2 होगा, P1 ज़्यादा होगा, P2 कम होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। भाई हाफ रो 2v स्क्वायर में से हाफ रो वी स्क्वायर को माइनस करोगे तो हाफ रो वी स्क्वायर बच जाएगा। तो इतना हमारा प्रेशर डिफरेंस हो गया। अब इसी को अगर अपन डायनेमिक लिफ्ट निकालना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। देखो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होना चाहिए। और देखो, an incompressible fluid flows steadily through a cylindrical pipe which has a radius of 2r at point A and radius r at point B. If velocity at A is v, velocity at B is, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है। तो अगर अपन A पर बात करें तो A पर आपकी स्पीड कितनी है v, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। और अगर अपन b पर बात करें तो b के ऊपर वेलोसिटी कितनी है ये तो हमें निकालना है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर से पाई इंटू आर स्क्वायर चला गया तो v डैश आपका सिंपली 4 टाइम्स v के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। वैसे भी आप पता लगा लो कि जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता था, और सेकंड तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता था। फर्स्ट और फोर्थ में से पता लगाना था, फोर्थ हमारा आंसर होगा। और देखो, विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ अ हाउस। द एरिया हमें दे दिया गया है ताकि अपन डायनेमिक लिफ्ट पता लगा सकें। प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड। तो हम ऐसा मानते हैं कि घर के अंदर तो स्पीड क्या ही होगी, जीरो होगी। तो घर के अंदर तो एक ही टर्म आएगी जब बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, दैट इज पी ए, है ना। वो रोजीएच वाली टर्म भी खत्म हो गई क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है सारे के सारे पॉइंट्स, जिस चद्दर के ऊपर अपन फोर्स, जिस रूफ के ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका पी प्लस हाफ इंटू रो। तो रो हमें दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। कितना दे रखा है हमें, 1.2 दे रखा है, इंटू वी स्क्वायर। तो वी कितना दे रखा है 40, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 चला जाएगा, 2 से 6 रह जाएगा, इधर ये कैंसिल आउट हो गया तो पी ए माइनस पी रह जाएगा आपका 0, 36 पावर 3 960। तो आपका जो डायनेमिक लिफ्ट वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब 960 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका 250। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 0, 150 पावर चली जाएगी 15, 9 2 25, 15 30 40, 240, मतलब 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना फोर्स लगना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टोटल एरिया of wings of an aeroplane is 10 meter square. The speed of air above and below the wings is this and this. Then force on the aeroplane by air is. Again same question है, तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि हमारा जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.28 मल्टीप्लाइड बाय जो हायर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, तो 19600 माइनस लोअर वेलोसिटी का स्क्वायर 12100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1.28 इंटू 0 0, 6 में से 1 चले गए 5, 9 में से 2 चले गए 7500। डेसिमल हटाओगे 100 आ जाएगा, 2 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 64 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 48,000 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 2 arteries are of same length and ratio of their radius is 1:3. The pressure difference across ends of both arteries are same. Find out the ratio of rate of flow. अब एक
फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ ना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है। तो देखो, अगर मान लो आपकी इस तरीके की कोई आर्टरी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने प्रेशर सपोज करो P1 अप्लाई किया है और यहाँ पर P2 अप्लाई किया है, तो आपका जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 माइनस P2 के इक्वल, है ना। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आपका पानी जो है वो, या जो भी फ्लूइड है वो बहने लगेगा। ब्लड ले लो, ब्लड बहने लगेगा। तो प्रेशर डिफरेंस जैसे आप अप्लाई करते हो किसी ट्यूब के अक्रॉस, तो उसके अंदर से फ्लो होने लगता है। तो जो फ्लो रेट है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है आपके प्रेशर के ऊपर। एग्जैक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, पाई टाइम्स प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की पावर 4, है ना, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ईटा टाइम्स एल। एल यहाँ पर आपके ट्यूब की लेंथ है। अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर कभी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो, हमें कह रखा है कि जो रेडियस का, बाकी सारी चीज़ें सेम है, प्रेशर डिफरेंस सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है ना, सेम लेंथ है, प्रेशर डिफरेंस सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हमें फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 फाइंड आउट करना है पक्का। R1 डिवाइडेड बाय R2 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, 1 डिवाइडेड बाय 81 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जगह पर स्पीड 5 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वाटर ग्रेजुअली डिसेंड्स 10 मीटर एज द पाइप इंक्रीजेज इन एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरी जगह पर स्पीड अगर अपन v मान लेंगे और एरिया कितना दे रखा है हमें, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले तो v पता पड़ जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो ये 4 से 2 टाइम्स चला गया, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपन यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो एक पॉइंट 0 हाइट पर होगा और दूसरा पॉइंट उससे 10 मीटर की हाइट पर है। तो 10 मीटर की हाइट वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना दे रखा है हमें, 1.5 इंटू 10⁵ प्लस रो, तो वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू जी दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वो भी हमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, प्लस हाफ इंटू रो, तो रो हो गया हमारा 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। और दूसरे वाले पॉइंट पे लगाओगे तो प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको तो आपने P लिख दिया, प्लस रो जी एच 0 हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारी हाइट हमने मेज़र करना स्टार्ट करी, उसकी खुद की हाइट 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हाफ, डेंसिटी हो जाएगी 10⁻³ इंटू रो स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 25 डिवाइडेड बाय 4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.6 इंटू 10⁵, ऑलमोस्ट 2.6 इंटू 10⁵ पास्कल। एक बार कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। लगभग 2.59 कुछ निकल के आएगी, ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, इनको करने के बाद में आप लोग कंफर्टेबल फील करने लगे होंगे कि हाँ यार, अब फ्लूइड डायनामिक्स में तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली। सर ने इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें समझा दिया कहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है, कहाँ बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है। बेसिकली जहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन लगानी होती है वहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आपको लगानी ही पड़ती है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के हैं। अब अपन बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जब एक लिक्विड के लोअर पोर्शन को फिक्स रख के अपर पोर्शन के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर पाता, तो लेयर्स जो हैं लिक्विड की वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगती है, और लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन की तरह का एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो कि उस मोशन को अपोज करने का काम करता है। उसको ही अपन कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी का कहीं ना कहीं रिलेशन आपके शियर स्ट्रेन के साथ है, शियर स्ट्रेस के साथ है।
तो वहीं से अपन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका एक लिक्विड पोर्शन है, इसका लोअर एंड फिक्स्ड है और अपर एंड के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो जो कि इसको शीयर यानी कि टिल्ट करने का काम कर रहे हैं। मतलब अपर लेयर जो है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगेगी, नीचे वाली उससे थोड़ी कम, फिर उससे थोड़ी कम, फिर इससे थोड़ी कम, इससे थोड़ी कम। तो जो वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कुछ इस तरीके का होगा। इसको अपन वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं, है ना। एंड जो लोअर वाला पोर्शन है वो तो बिल्कुल फिक्स्ड है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो एरो की लेंथ आपकी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो फिक्स्ड लेयर है उसके कंपैरिजन में जो अपर लेयर है उसको फोर्स लगा के v वेलोसिटी से मूव करवा के डेल्टा t टाइम के अंदर डेल्टा x मतलब v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t डिस्टेंस मूव करवा दिया, है ना। तो आप यहाँ पर फ्लूइड के लिए ये कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन को सस्टेन नहीं किया जाता फ्लूइड के द्वारा, तो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेन आपका वेरी कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट का रेशियो आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पर स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेन रेट का मतलब है आपका स्ट्रेन दैट इज डेल्टा x डिवाइडेड बाय l, ये तो नॉर्मल स्ट्रेन होता है, उसको फर्दर हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसको आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, तो इसको v डिवाइडेड बाय l भी लिखा जा सकता है। तो जो f डिवाइडेड बाय a है और जो v डिवाइडेड बाय l है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और इन्हीं दोनों का जो रेशियो है वो कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको ईटा ग्रीक लेटर में लिखा जाता है, F डिवाइडेड बाय A V डिवाइडेड बाय L, यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो आप किसी ट्यूब की बात करते हो तो ट्यूब के अपर यानी कि जहाँ जहाँ पर आपके ट्यूब के कॉन्टैक्ट में है वहाँ पर आप यूँ मान सकते हो कि आपका जो लिक्विड का लेयर है वो फिक्स रहेगा, और जो बिल्कुल बीच वाला पोर्शन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड से आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ट्यूब की वो आपको ऐसी नज़र आएगी, है ना। मतलब जहाँ पर आपका लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर होगा विस्कोसिटी का, वहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी उस लेयर की आपको नज़र आएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी, मिडिल पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी एंड फिर कम होते होते ऊपर वाले पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब वेलोसिटी आपको हाइट के साथ वेरी होते हुए नज़र आती है तो वेलोसिटी का हाइट के साथ वेरी होने का जो रेट है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव साइन, तो इसलिए क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, ईटा मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाय डी एक्स। वो जो v डिवाइडेड बाय एल था ना उसको मैंने थोड़ा और ढंग से लिख दिया, तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये भी दे दिया जाता है हमें। अच्छा, ईटा जो है इसकी SI यूनिट है, इसको पॉइशुली बोला जाता है, PI से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, आप देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बहुत काम आता है यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर, m1 L-1 T-1 होगा। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी भी आपकी कम हो जाएगी। तो अगर अपन लिक्विड्स की बात करें तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो गैसेस के अंदर उल्टा असर होगा। गैसेस के अंदर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में किसी तरीके का फोर्स वर्क नहीं करता। वहाँ पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेसिकली कॉलिजन्स के बीच की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की कॉलिजन्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी, तो और ज़्यादा वो एक दूसरे से भिड़ने लगेंगे। इसका मतलब उनकी विस्कोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी घट जाती है, जबकि गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर टेबल में आप देख भी पा रहे हो, वाटर को देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर विस्कोसिटी कोफिशिएंट था 1, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी आपकी कम हो गई, कितनी होगी, 0.3 हो गई। जबकि एयर के लिए देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर था 0.017, हालांकि बहुत कम है गैसेस का लिक्विड्स के कंपैरिजन में, बट देखना जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से, राइट। तो विस्कोसिटी जो है
इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है, या यूँ कह लो कि इसका जो स्पेशल केस है, उसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, या फिर टर्मिनल स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप विस्कोसिटी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस आपको दे रखी है स्मॉल r, वो मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v इनसाइड अ फ्लूइड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो बेसिकली जब वो बॉडी उस लिक्विड के अंदर मूव करती है ना, तो वो बॉडी लिक्विड की लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाने के ऊपर मजबूर कर देती है। तो लेयर्स के बीच में जो विस्कोसिटी लगती है वो अल्टीमेटली बॉल को महसूस करनी पड़ती है। तो बॉल के ऊपर जो विस्कस ड्रैग लगेगा वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी हमें पता है, कितना हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, और ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो खुद का वेट लग रहा है। अब वेट को अपन लिखते हैं नॉर्मली मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास को मैंने डेंसिटी की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे बॉल जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय बॉल का वॉल्यूम, दोनों का प्रोडक्ट हो गया मास, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये तो हो गया वेट। दूसरा जो फोर्स है वो लग रहा है आपका बोयांट फोर्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यहाँ पर जो डेंसिटी हमें यूज़ करनी है वो लिक्विड की यूज़ करनी है। वॉल्यूम तो आपका सेम ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका सेम होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आपका सेम होगा। एंड तीसरा जो फोर्स है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डूब रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। अब नोटिस करो, नॉर्मली जब कोई बॉडी सिंक करती है, डूबती है, इसका मतलब उसका खुद का वेट बॉयांट फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेट फोर्स जो है या इफेक्टिव वेट जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इफेक्टिवली जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, यानी कि इफेक्टिवली आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। अब जब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो आपका विस्कस ड्रैग बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जहाँ पर फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करने लगेगा। और फिर उसके बाद में क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो फिर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्योंकि फर्दर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसीलिए उसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। तो अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन बात करोगे तो आपका जो विस्कस ड्रैग है और आपका जो बॉयांट फोर्स है, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर लेते हैं, आपके बॉडी के वेट को बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ से आप टर्मिनल स्पीड की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल के आती है, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर टाइम्स जी टाइम्स रो एस माइनस रो एल, डेंसिटी डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ईटा। मेन चीज़, वैसे तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट मेन चीज़ ये ध्यान रख लेना कि आपकी जो टर्मिनल स्पीड है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो डेंसिटी डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड विस्कोसिटी कोफिशिएंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंस ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल स्पीड बोला जाता है। तो नॉर्मली जो बारिश की बूंदें होती है ना, अगर मान लो ये टर्मिनल स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर और एयर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली विस्कोसिटी नहीं होती, तो इवन बारिश की बूंदें, अभी हमें बारिश कितनी सुहावनी लगती है कि जैसे बरसात आती है अपन तुरंत भीगने चले जाते हैं, फिर बुलेट्स की तरह लगती है हमें। अब अभी क्या होता है, बेसिकली बारिश की बूंदें जैसे ही गिरने लगती है तो कुछ ही टाइम में, क्योंकि उनका वेट बहुत कम होता है ना, तो कुछ ही टाइम में वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेती है, वो बहुत कम होती है, और फिर उसी वेलोसिटी के साथ वो आराम से गिरते गिरते हमारे चेहरे पर पड़ती है और हमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो विस्कोसिटी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख लेना है। अब अपन बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ फ्लो के बारे में जो कि विस्कोसिटी की वजह से अफेक्ट होता है। तो उसको शो करने के लिए अपन रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डायामीटर ऑफ ट्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि आपका जो टाइप ऑफ फ्लो है वो स्पीड के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है। हमने बोला था एक क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चले जाओगे तो आपका फ्लो स्टेडी से क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। हमने अभी देखा कि वो ट्यूब की डायमेंशन मतलब डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी डायमेंशन कम होगी तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर भी कम होगा, डायमेंशन ज़्यादा होगी तो रेनॉल्ड्स नंबर भी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब रेनॉल्ड नंबर से हमें कैसे पता चलता है, हम कोई भी लिक्विड
भाई हमें ट्यूब दी जाएगी, उसका डायमीटर दिया जाएगा, फ्लो की वेलोसिटी दे दी जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया जाएगा, डेंसिटी दे दी जाएगी। इन सब का यूज़ करके हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम आती है, इसका मतलब पक्का हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, स्ट्रीमलाइंड लेमिनार फ्लो है। और अगर हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा आती है तो वो 100% टर्बुलेंट फ्लो है। ये दोनों चीज़ें तो फिक्स हो गई। हाँ, अगर 1000 से 2000 है तो हमारा फ्लो अनस्टेडी होगा, मतलब फिर वो अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रीमलाइंड है या फिर टर्बुलेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहाँ पर आपको डेंसिटी, स्पीड और डायमीटर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया जाएगा। आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा और फिर उस नंबर के आधार पर एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके फ्लो का टाइप कैसा होगा। बड़े आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया आपको गिवन है इज कनेक्टेड टू 0.010 किलोग्राम मास वाया अ स्ट्रिंग दैट passes over an ideal pulley as shown in figure. A liquid with a film thickness 0.30 millimeter is placed between the block and the table. When released, the block moves to the right with a constant speed. ये भी हमें दे दी गई है। Find the coefficient of viscosity of the liquid. तो देखो क्या क्या हमें मिल चुका है। तो हमें जो हमारी जो फिल्म है तो उसका लोअर पोर्शन तो फिक्स है, अपर पोर्शन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हमें मिल गया। तो हमें वेलोसिटी मिल गई कितनी, 0.085 मीटर पर सेकेंड। और हमें जो थिकनेस है वो भी गिवन है, एक तरीके से एल भी मिल गया हमें। कितना हो जाएगा, 0.30 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। तो हमें V/L मिल गया। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फोर्स, कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि आपके फोर्सेस इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो पक्का इसके अंदर जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके वेट के बराबर हो जाएगा। और इसका वेट हो जाएगा 0.01 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, दैट इज 10। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.1 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा फोर्स हो जाएगा 0.1 न्यूटन। और हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है फिल्म का वो तो हमें दे ही रखा है, कितना, मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0. तो जितना ब्लॉक का एरिया उतना फिल्म का एरिया है, तो ये दे रखा है 0.10 मीटर स्क्वायर। सारी चीज़ें आ गई हमारे पास में। हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने बताया था F डिवाइडेड बाय A, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, डिवाइडेड बाय V/L, तो V आ गया आपका 0.085 और L है आपका 0.30 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू होगी, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ख़त्म कर दें। इफ़ द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर ऑफ गोल्ड, जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है, तो केस 1 ले लेते हैं अपन जिसमें हम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड इन अ विस्कस लिक्विड, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ द सेम साइज, मतलब रेडियस सेम है, सेम लिक्विड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी सेम है। तो 3 फैक्टर बताए थे मैंने, रेडियस का स्क्वायर, डेंसिटी डिफरेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो दो तो सेम है। तो मैंने बताया था कि आपकी जो टर्मिनल स्पीड है, तो केस 1 और केस 2 भी लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे अपन इसको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टर्मिनल स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी डिफरेंस के, सॉलिड की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि सेम साइज इन द सेम लिक्विड, तो इफ़ द टर्मिनल स्पीड, हमें टर्मिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। चलो, तो हमें लिक्विड की डेंसिटी भी दे रखी है, तो हम लिखेंगे सिल्वर के लिए लिखते हैं। तो सिल्वर के लिए जो टर्मिनल स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है,
गोल्ड के लिए टर्मिनल स्पीड कितनी दे रखी है 0.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वस टू सिल्वर की डेंसिटी कितनी दे रखी है 10.5 माइनस लिक्विड की दे रखी है 1.5 डिवाइडेड बाय गोल्ड की डेंसिटी दे रखी है 19.5 माइनस 1.5। तो 10.5 में से 1.5 गए, 0.5 चला गया, 10 में से 1 गया, बचेगा 9, इधर 0.5 चला गया, बचेगा 18, यानी कि ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सिल्वर के अंदर जो टर्मिनल स्पीड है वो आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 0.1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी में रेडियस का वेरिएशन दे देंगे, किसी में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वेरिएशन दे देंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप मज़ा आया होगा आज की क्लास के अंदर। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉर्मली अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती, बच्चे इनको स्किप करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप क्यों स्किप करना चाहोगे इतने आसान चैप्टर को, मुझे कमेंट्स के अंदर बताना आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।